हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम हमारा लेक्चर नंबर 6 जो हमारे वर्ग 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और हमारे सिलेबस में जैसे कि पर्यावरण विषय के अंतर्गत सारे के सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और पर्यावरण विषय के सिलेबस में हमारा चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है खेल एवं कार्य। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये हमारा लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन्हीं से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये सारे जो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे और हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो हमें विद्वान का नाम बताना है। मतलब ये जो कथन दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है? क्या यह कथन वाइगॉत्स्की ने दिया है? ऑप्शन नंबर 2 फ्रायड और ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है पियाजे और ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है कूले। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, खेल बच्चों के मानसिक क्षमताओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है पियाजे का। ठीक है, आप लोगों ने अगर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, मतलब आप लोग अगर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 2 की भी आपने तैयारी करी होगी तो जीन पियाजे का नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीन पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे जो है इन्होंने यह बताया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो जीन पियाजे थे इन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। और इनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ 5 अवस्थाएं दी हुई और अवस्थाओं के आधार पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है ये इन्होंने बताया है, जीन पियाजे ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप याद रखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये भी याद रखिए, इनका नेम भी याद रखिए और इनके सिद्धांत का नाम भी याद रखिए। ठीक है, 5 अवस्थाएं कुछ इन्होंने बताई है और सभी अवस्थाओं में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इन्होंने चर्चा की है या इन्होंने अपना सिद्धांत बताया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इनके सिद्धांत का नाम ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर पहला जो है वो कंप्लीट होता है। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 जो हमारा दिया हुआ है, जटिल भूमिका वाले खेलों में बच्चों का अपने व्यवहार को संगठित करने का बेहतर व सुरक्षित अवसर मिलता है। जटिल भूमिका वाले खेलों में बच्चों को आएगा, यहाँ पे बच्चों को अपने व्यवहार को संगठित करने का बेहतर व सुरक्षित अवसर मिलता है जो वास्तविक स्थितियों में नहीं मिलता है। यह कथन किसका है? मतलब ये भी क्या है, एक टाइप का स्टेटमेंट है और हमें बताना है ये चारों में से कि ये स्टेटमेंट किनका है। ठीक है, वाइगॉत्स्की, ऑप्शन नंबर ए वाइगॉत्स्की का, ऑप्शन नंबर बी पियाजे का, ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग का और ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्रायड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस स्टेटमेंट की। ठीक है, एक बार और फिर से रीड कर लेते हैं। जटिल भूमिका वाले खेलों में बच्चों को अपने व्यवहार को संगठित करने का बेहतर व सुरक्षित अवसर मिलता है। मतलब अगर कोई बच्चा है उसे हम एक थोड़ा टफ रोल करने के लिए देंगे, जटिल भूमिका करने के लिए देंगे। ठीक है, ऐसे कोई गेम खिलाएंगे जिसमें उसे टफ रोल मिलता है, थोड़ा जटिल भूमिका का रोल मिलता है, तो वो क्या करता है, अपने व्यवहार को संगठित करके बेहतर व सुरक्षित प्रेजेंट कर पाता है, अवसर उसे मिलता है जो वास्तविक स्थितियों में नहीं मिलता। मतलब ऐसे नॉर्मल
जो कंडीशंस होती है उसमें उसे वह मौका नहीं मिलता है, परंतु हम उसे जब टफ रोल करने के लिए कहेंगे तो उसे वह अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था वाइगॉत्स्की। ठीक है, वाइगॉत्स्की का था ये। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कुछ और बात कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की, इनका भी नाम आपने कई बार सुना होगा। अगर आपने अभी तक की किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं इनका नाम आपके समक्ष आया होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने दिया था वाइगॉत्स्की ने। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत इनका सिद्धांत दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। खेलकूद की महत्ता को समझाते हुए यह किसने कहा था? ठीक है, खेलकूद की महत्ता को समझाते हुए यह किसने कहा था कि यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। ठीक है, ऐसे कोई महान व्यक्ति थे या कोई विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई खेल की महत्ता को अगर हमें समझना है तो समझाते हुए यह किसने कहा था कि यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सभी ऑप्शन की। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी महर्षि अरविंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर ने है थोड़ा सा, ठीक है, देख लीजिए, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है ना स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गीता हमारी हॉली बुक है। ठीक है, पवित्र पुस्तक के रूप में इसे हम मानते हैं। ठीक है, तो यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था हमारे स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, जो मतलब स्वामी विवेकानंद ने ये कहा गया था। अब इन्हीं से संबंधित एक बात हम और कर ही लेते हैं यहाँ पर। जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी, अब जो उनका जन्मदिन है वह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लिया हमने कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो और इसी में क्या वो सूर्य नमस्कार वगैरह भी ये आयोजित किए जाते हैं, मतलब योग वगैरह भी आयोजित करते हैं इस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, कोई बालक होता है, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना अधिक अच्छा होता है, यह कथन किनका है? ठीक है, मतलब बच्चा है, बच्चे को हम दंड ना देकर उसे खेल में लगाएं, ठीक है, तो उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कथन किनका है? क्या यह कथन अरस्तू का है? ऑप्शन नंबर बी प्लेटो का है, ऑप्शन नंबर सी पियाजे का है, ऑप्शन नंबर डी फ्रायड का है। तो यह कथन है प्लेटो का। ठीक है फ्रेंड, ये भी एक दार्शनिक थे, इनका भी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका भी योगदान रहा, बहुत सारी परिभाषाएं दी है। ठीक है, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं इन्होंने भी। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो एक दार्शनिक थे। ठीक है, प्लेटो क्या थे? कौन थे? प्लेटो एक दार्शनिक थे और इन्होंने ये बताया था कि यदि बालक को हम दंड देंगे, ठीक है, तो दंड देने की अपेक्षा हम अगर उसे खेल में लगा देते तो हम उसे और अधिक अच्छे से नियंत्रित कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, खेल को सामाजिक आदान प्रदान के रूप में खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह किसने देखा था? मतलब जो खेल होते हैं, ठीक है, जो खेल होते हैं वो सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप में किसने देखा?
ठीक है। सामाजिक आदान प्रदान के अंतर्गत जैसे सोशियलाइजेशन होता है, बच्चा बोलता है, बच्चा बात करता है जब वो खेल खेलता है तो, ठीक है। मतलब जैसे ही उस पर अगर कोई सिचुएशन होती है तो उसे वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, मतलब सामाजिकता का विकास खेल में बच्चों का होता है। तो सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह किसने देखा था? एरिक्सन ने देखा था, अन्ना फ्राइड ने देखा था, पियाजे ने देखा था या पार्टेल ने देखा था? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है पार्टेल। ठीक है, ये भी कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका भी नेम है। ठीक है, मतलब पार्टेल ने ये कहा था कि खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप में देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है राइट। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, उस पर बात हम यहाँ कर लेते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 21 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 अगस्त को, सॉरी 21 अगस्त नहीं, 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है हॉकी के खिलाड़ी, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद है, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और वो आता है 29 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, यहाँ पर 28 फरवरी दिया है, तो ये है हमारा नेशनल साइंस डे। ठीक है, नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, नेशनल साइंस डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होता है हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मतलब क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है कौन से देश को? 4 देशों के नेम दिए हुए यहाँ पर, अमेरिका, चीन, जापान या इंग्लैंड। ठीक है, तो जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है, और इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है वो भी क्या है? क्रिकेट ही है। ठीक है, तो क्रिकेट का जन्मदाता किनको माना जाता है? वो माना जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, और इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है वो भी क्या है? क्रिकेट ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8वां। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो हम सभी ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। ठीक है, तो जो हॉकी है ना, हॉकी हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो हॉकी है हमारा आंसर। हॉकी जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 9। भारत की उड़न परी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, भारत के उड़न परी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उड़न परी मतलब उनका जो नेम है, उड़न परी के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, क्या कर्णम मल्लेश्वरी को जानते हैं, बछेंद्री पाल को जानते हैं, पीटी उषा को जानते हैं, या साक्षी मलिक को जानते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पीटी उषा है ना, ऑप्शन नंबर सी, इन्हें हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। भारत की उड़न परी इन्हें कहा जाता है। और पीटी उषा जो है वो कौन है? एक महिला धावक है। ठीक है, एक महिला धावक है। ठीक है, ये महिला धावक है, और इन्होंने मतलब अपना जो धावकी वाला जो गेम है, ठीक है, इन्होंने कई बार इसमें मेडल्स भी जीते हैं, और बहुत ही ज़्यादा तेजी, इनकी जो रफ्तार है बहुत ही ज़्यादा तेज है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उड़न परी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने मतलब
बहुत सारे मेडल्स भी जीते हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10, ठीक है। बुला चौधरी, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा से विख्यात है? बुला चौधरी किस खेल विधा से विख्यात है, मतलब किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तैराकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी, ठीक है। तो बुला चौधरी जो है ना वो है तैराकी चैंपियन, ठीक है। बुला चौधरी जो है वो है तैराकी चैंपियन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है यहीं पर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। 4 खेलों के नेम दिए हुए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी तैराकी, ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलन, ठीक है। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ना वो है भारोत्तोलन, ठीक है। मतलब कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। और ये जो वेट लिफ्टर है, ठीक है, महिला वेट लिफ्टर है और इन्होंने भी बहुत सारे क्या किए, मेडल्स वगैरह जीते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी मतलब इंडिया की फर्स्ट महिला वेट लिफ्टर है, ठीक है। और इन्होंने ओलंपिक में कुछ मेडल्स भी जीते हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, भारोत्तोलक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब हमारे इंडिया से महिला में कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के खेल से संबंधित है, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है जो क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्रिकेट का पिच होता है, ठीक है, क्रिकेट का पिच होता है इस टाइप से कुछ होता है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मतलब ये दोनों विकेटों के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। विकेट, दोनों जो विकेट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये होती है पिच, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो गज में भी दी हुई है, मीटर में भी दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस पर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 22 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 20.12 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 20 गज, और ऑप्शन नंबर डी में 20.12 गज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मीटर और गज में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम डायरेक्टली आंसर की बात यहाँ पर करते हैं। तो अगर गज में बात करते हैं तो क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 गज, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 22 गज। परंतु गज में दोनों ही यूनिट जो दी हुई है इसमें 22 नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। बात करेंगे मीटर में, तो जो मीटर में होती है क्रिकेट की पिच की लंबाई वो होती है 20.12 मीटर, ठीक है। 20.12 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर 20.11 मीटर भी दिया हुआ है, तो समथिंग 20.12 मीटर हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी ए बी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगर गज में बात करें तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज होती है। मीटर में अगर बात करते हैं हम तो 20.12 मीटर क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मैराथन दौड़ की दूरी होती है, ठीक है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या 26 मील 585 गज, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो मैराथन होती है, ठीक है। मैराथन की दौड़ की दूरी जो होती है वो होती है 26 मील, ठीक है, 26 मील 385 गज, ठीक है फ्रेंड्स। 26 मील 385 गज, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर बात हम कर लेते हैं मैराथन दौड़ की दूरी मीटर में, ठीक है, सॉरी किलोमीटर में। तो किलोमीटर में इसकी होगी 42.195 किलोमीटर। किसकी दूरी होती है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है किलोमीटर में, ठीक है। 0.195 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा
क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो सीधे आंसर की बात करते हैं हम, फुटबॉल से है। ठीक है, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है? डूरंड कप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पोलो, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल, परंतु यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? फुटबॉल। ठीक है, सभी जो गेम्स होते हैं उनसे संबंधित क्या होते हैं? कप होते हैं, ट्रॉफीज होती है। ठीक है, जो उसमें विनर होते हैं उन्हें दी जाती है। तो वैसे ही जब फुटबॉल में विनर होते हैं तो उन्हें कौन सा कप दिया जाता है? डूरंड कप दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है? ठीक है, निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इनसे व्यक्तित्व का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी, इनसे शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनसे व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम खेल खेलते हैं तो व्यक्तित्व का विकास होता ही होता है, शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे ही छुपे हुए आंसर रहते हैं। हम अगर इसे फ्लो में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम उसे नहीं को हम ना पढ़ ही नहीं पाएंगे। हम नहीं को पढ़ ही नहीं पाएंगे और कहीं का कहीं टिक लगा देते हैं हम। ठीक है, यही ऐसे क्वेश्चन में ऐसी ही गलतियां होती है कि हम नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते, या उसमें जो एक्चुअल में पूछा जाता है ना उस पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर नहीं है पूछा है, कौन सा है पर चले जाते हैं हम, नहीं हम देखते ही नहीं, अवॉइड कर देते उसे जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। नहीं हो मतलब कि देखो, खेल अगर खेलते तो ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है ना। ठीक है, छोटा सा बच्चा अगर उसे एक फुटबॉल भी हम फेंक कर देते तो उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। वो सोचता है कि फुटबॉल कहाँ जा रहा है, मतलब वो अपने हाथों से पकड़ता है। ठीक है, तो उसकी ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है? विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है? तो सी वाला नहीं है कि इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 16 की बात अगर हम करते हैं तो वो है हमारा, प्रीति हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है। प्रीति कोई गर्ल है, ठीक है, हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है और बिगाड़ती है। ठीक है, और बिगाड़ती है और फिर से चीज़ें बनाती है। मतलब प्रीति जो है वो क्या करती है? मिट्टी से चीज़ें बनाते रहती है और बिगाड़ते रहती है और फिर उसी चीज़ों को बनाते रहती है। इस प्रकार के खेल से उसमें किस चीज़ का विकास होगा? मतलब प्रीति अगर कोई खिलौने को बना रही है बार बार और उसे बिगाड़ रही है, फिर से बना रही है, तो किस चीज़ का उसमें विकास होगा? क्या उसमें जिज्ञासा का विकास होगा? क्या उसका शारीरिक विकास होगा? क्या उसके रचनात्मक गुण का विकास होगा या बुद्धि का विकास होगा? तो फ्रेंड्स, अगर प्रीति जो है बार बार एक ही मतलब बार बार मिट्टी से खिलौने बना रही है, चीज़ें बना रही है और बिगाड़ रही है, फिर बना रही है, तो उसमें रचनात्मकता का गुण आएगा। मतलब वो कुछ नया करने का सोच रही है, कुछ रचना करने का सोच रही है, वो कुछ बनाने का सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन है? ठीक है, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किंडरगार्टन विधि के प्रणेता किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर सी फॉबेल और ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर फेडरिक फॉबेल, ठीक है, इनका पूरा नाम है फेडरिक फॉबेल। ठीक है, फेडरिक फ्रॉबेल जो है वो किंडरगार्टन विधि के प्रणेता थे। ठीक है, और किंडरगार्टन विधि क्या होती है? किंडरगार्टन विधि जो हमारी बालवाड़ी होती है, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेलते खेलते खेल में कुछ सीखते हैं। किंडरगार्टन, ठीक है, खेल में वो क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, बालवाड़ी जैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 18। ठीक है,
निम्न में से कौन स्थानीय खेल नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं स्थानीय खेलों पर। जो स्थानीय खेल होते हैं ना, वो प्रॉपर मतलब ओलंपिक्स वगैरह में नहीं रहते हैं ये, और किसी कंपटीशन में भी नहीं रहते हैं। ये कैसे होते हैं? स्थानीय होते हैं। ठीक है, मतलब जिस स्थान पर हम रहते हैं, जैसे हम गांव में रह रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं, तो स्थानीय, जैसे पिट्टू जो होता है, ठीक है, पिट्टू हम हमारी गलियों में खेलते रहते हैं नॉर्मल ऐसे ही। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही खेलते रहते हैं, उसका कोई ओलंपिक नहीं होता है उतना ज़्यादा, मतलब नेशनल लेवल पर या ऐसा कुछ वो गेम नहीं होता है, सिंपल होता है, स्थानीय होता है। ठीक है, अष्टाचंगा पे भी हम खेलते रहते हैं, सांप सीढ़ी का गेम भी हम खेलते हैं, परंतु कबड्डी जो होते हैं इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, और ये नेशनल लेवल पर भी कंपटीशन होते हैं, मतलब ये स्थानीय खेल नहीं है। ठीक है, ये स्थानीय खेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्थानीय खेल में हमारे चौपड़ वगैरह आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, प्रस्तुत है हमारा प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में दिया हुआ है पाद हस्तासन से क्या लाभ है। ठीक है, पाद हस्तासन से क्या लाभ है। ठीक है, तो पाद हस्तासन, जैसे कि आप लोग जब सूर्य नमस्कार करते हो तो जो सेकंड नंबर का पोज होता है, सेकंड नंबर का जो आसन होता है, ठीक है, पाद हस्तासन जो होता है इस टाइप से, मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पैरों, हम हमारे पैरों को ऐसे फोल्ड करके क्या करते हैं, मतलब हमारी बैक जो होती है उसे हम क्या करते हैं, फोल्ड करके ऐसे पैरों को टच करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये पैर है, पाद हस्तासन मतलब झुकना। ठीक है, ऐसे कुछ झुकना, और ये जो हैंड है ये जो हमारा पैर का मतलब ये जो फुट है इस पर हम क्या करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं। तो पाद हस्तासन से क्या लाभ है। ठीक है, मेरुदंड लचीला होता है, सॉरी लचीला मेरुदंड। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त, तो ऑप्शन नंबर सी कब्ज में लाभ, और यह सभी। तो पाद हस्तासन जो है ना, उससे क्या लाभ होता है, हमारा लचीला मेरुदंड होता है, क्योंकि देखो हमारी बैक जो होती है वो पूरी फोल्ड होती है। ठीक है, जो हमारा ये वाला जो बैक है, मतलब कमर वाला जो एरिया वो पूरा फोल्ड होता है। ठीक है, तो मेरुदंड मतलब हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो कैसा होगा, लचीला होगा। ठीक है, जो बैकबोन है, सॉरी बैकबोन जो होता है वो क्या होगा, मेरुदंड जो है वो क्या होगा हमारा, लचीला होगा। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त मतलब जो हमारे पेट में जठराग्नि पाई जाती है, प्रदीप्त होती है, मतलब वो एक्टिव होती है। ठीक है, कब्ज में भी लाभ होगा, डाइजेशन वगैरह ठीक ठाक रहेगा, कब्ज में लाभ होगा। ठीक है, तो यह सभी लाभ किसके हैं, पाद हस्तासन के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, पाचन तंत्र में सुधार लाने वाले सर्वोत्तम आसन है। ठीक है, वाला सर्वोत्तम आसन मतलब 4 आसन दिए हुए हैं, इन चारों आसन में हमको बताना है ऐसे आसन का नेम जो हमारे पाचन तंत्र में क्या करता हो, सुधार करता हो। ठीक है फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में क्या करता हो, सुधार करता हो। ऑप्शन नंबर ए वज्रासन, ऑप्शन नंबर बी विश्रामासन, ऑप्शन नंबर सी ताड़ासन, ऑप्शन नंबर डी भद्रासन। ठीक है, जो वज्रासन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो वज्रासन होता है, हम क्या करते हैं, हमारे ऐसे नीज को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जो हमारे घुटने होते हैं उन्हें ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से ऐसे बैठ जाते हैं, मतलब हम जैसे प्रार्थना करने जैसे बैठते हैं ना, उस टाइप से ऐसे नीज को फोल्ड करके बैठ जाते हैं, और ये होता है हमारा वज्रासन। तो इसमें क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र सुधार होता है। ठीक है, तो वज्रासन एक सर्वोत्तम आसन है हमारे पाचन तंत्र में सुधार लाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर एंड होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो वीडियोस आते हैं तो उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी आप लोग से मतलब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सूचना है वो सारा सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे अगले मतलब मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, और सारे के सारे वीडियोस अपलोड जो किए गए हैं, जो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, प्लीज़ आप उन्हें सभी को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस इससे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।